नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी कल की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। 3 दिल दहला देने वाली वारदातें, 3 शहर, दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई। आखिर इन मर्डर्स के पीछे का मकसद क्या था? सिर्फ लूट या फिर कुछ और? आपकी विक्टिम के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व, लेकिन शालिनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपके केस की डिटेल स्टडी करने के बाद ये बात खटकी। कातिल हर एक मर्डर के बाद एक निशान छोड़ देता था। क्या मतलब था इसका? सर कहीं ये कातिल स्कोर तो नहीं रख रहा? लेकिन किसके साथ? हमारे साथ। और फिलहाल वो 3-0 से आगे। क्या वाकई कातिल स्कोर बना रहा था पुलिस के खिलाफ? मिनल और लक्ष्मी, इन दोनों स्केचेस को 3D एडवांस्ड एनालिसिस में भेजो। देखो कि ये दोनों स्केच कहीं किसी एक ही औरत के तो नहीं। ओके सर। बहरहाल इस उलझी हुई कहानी में जुड़ने वाला था एक और अहम किरदार, यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली रेखा, जो इस वक्त जूझ रही थी अपनी ही समस्याओं से। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं? हम भी चलें साथ? ऐसी औरतों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमने तो सुना है इसका पति भी इसे छोड़ के चला गया है। वापस मुंबई चली जाए। जवान है, सुंदर है, अरे सेठ के हाथ पैर जोड़ेगी ना तो मान जाएगा। एक तरफ ये केस था और दूसरी तरफ थी वर्षा। आखिर वर्षा घर से क्यों भागी थी और वो किसके साथ थी? क्यों रुकी है तुम? वो भी आज के दिन? हमें मम्मी की याद आ रही है। मैं फोन पे उनसे बात कर सकती हूँ क्या एक बार? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। हाँ, और वो भी तुम्हारी फेवरेट। तुम्हें इतना मानता हूँ और तुम्हें कि बस रोए जा रही हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी करती हो ना? हाँ? ले, खा ले। क्यों परेशान करती है इतना तू मुझे? मुझे भी नहीं अच्छा लगता है मैं तुझे भूखा रखता हूँ, लेकिन तू जिद पकड़ के बैठ जाती तो मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है। और दिनों से तूने मुझे आई लव यू नहीं बोला है। एक बार बोलना। I love you. एक बार फिर से। I love you. आखिर वर्षा कहाँ थी? क्या वो इस साजिश में शामिल थी या फिर वो खुद इस साजिश का शिकार थी? और वो उस बूढ़े आदमी के साथ क्यों थी? मुंबई पुलिस को तलाश थी नीलिमा भंडारी के कातिल की। अहम संदिग्ध थी रत्ना और नीरू। जहां रत्ना को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, वहीं नीरू अब भी फरार थी और अब यह मामला एक नए पुलिस ऑफिसर के हाथ में था। वर्ली के अपने ही फ्लैट में डेड बॉडी मिली। नाम नीलिमा भंडारी, उम्र 46 साल, भंडारी बिल्डर्स की ओनर जतिन भंडारी की बीवी है। घर से काफी सामान भी चोरी हुआ सर। मौत की वजह? डेथ बॉय पॉइजनिंग, कोई देसी जहर है केमिकल से बना हुआ। और सर ये क्या है? सर पता नहीं, दीवार पर लिखा हुआ था किसी लिपस्टिक से। सर वो लिपस्टिक हमें क्राइम सीन पर नहीं मिली। क्रिमिनल काफी शातिर है और हमेशा 2 कदम आगे था। ये कौन है? सर ये नीरू है। इसके अलावा एक सस्पेक्ट और है सर। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दोनों सस्पेक्ट आते और जाते हुए दिखे। एक सेकंड सर। सर ये देखिए नीरू। नीरू इस घर में कुक का काम करती है और ये रत्ना है जो इस घर में बाई का काम करती थी। रत्ना को हमने गिरफ्तार कर लिया सर और रत्ना के मुताबिक नीरू ही इस प्लान की मास्टरमाइंड है। कर्माकर, घर में कुक का काम करने वाली इतनी शातिर कि 1 साल से हाथ में ना आए। सिर्फ ये 2 थे या और भी कोई सस्पेक्ट?
सर हमने बिल्डिंग के वॉचमैन से भी बात की। उसने बताया कि नीरू से मिलने के लिए एक बंदा रेगुलरली आया करता था। नीरू और रत्ना ने कभी कुछ बताया घर के बारे में, कुछ बुराई की हो घर का, ऐसा कुछ? नहीं साहब, वो कैसे बुराई करेगी साहब, उसकी तो चांदी थी। नया मोबाइल मैडम ने दिया है, वो मेरा वाला खो गया था ना, इसलिए। वो अकेली आती जाती थी या कोई और भी होता था उसके साथ? सर एक आदमी आता था, उसका हुलिया याद है? वो दूर खड़ा रहता था और उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दी। सर नीरू के पास 2 फोन थे, एक उसका खुद का और दूसरा वो जो नीलिमा ने उसे दिया था अपने ही सिम कार्ड के साथ, जिसे वो यूज नहीं करती थी। और सर मर्डर के बाद से ही दोनों फोन स्विच ऑफ है और इसी में से एक नंबर को ट्रेस करके हम रत्ना तक पहुंचे। नीरू का फोन रत्ना के पास? हाँ सर, उसी ने दिया मेरे को, ताकि अगर पकड़ी जाए तो रत्ना। काफी शातिर है ये नीरू। और नीलिमा का पति भंडारी, उसका कनेक्शन? सर उस पर भी शक किया, काफी समय तक वॉच भी रखा, उसके बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फोन रिकॉर्ड्स, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड्स और हर तरह से स्क्रूटनी की सर। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, वो रात को सिर्फ सोने के लिए ही घर पर आता है और वैसे भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब उसी के नाम पर है, कोई अफेयर भी नहीं है। और नीरू और रत्ना से तो कांटेक्ट का कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि उनके जाने के बाद ही घर पर आता है। और ये नीरू और रत्ना की फैमिली वगैरह? सर रूल के मुताबिक दोनों के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सोसाइटी के पास रजिस्टर्ड थे, लेकिन सर इस नीरू ने गलत एड्रेस दिया था और उसका फोन भी आखिरी बार चेंबूर में ट्रेस हुआ। और फिर उसके बाद नीरू की कोई लीड मिली? काफी टाइम के लिए तो नहीं सर, हमने हर एंगल ट्राई किया। फाइनली 2 महीने पहले हमें एक टिप मिली। नीरू के फोन डिटेल्स थे हमारे पास, कई महीनों तक फोन बंद था, लेकिन कुछ देर के लिए फोन ऑन हुआ। उसी वक्त हमारी एक टीम वहां के लिए रवाना हो गई थी। उम्मीद थी कि हम उसे पकड़ लेंगे। नीरू यहीं रहती है? यहाँ कोई नीरू नहीं रहती है सर। सर मैं तो 4 साल से यही नंबर यूज कर रहा हूँ, पर ये नीरू कौन है मुझे भी नहीं पता। कैसे जानता है? नहीं सर, ठीक से देख। मैं सच में नहीं जानता सर। मैं तो स्टूडेंट हूँ, छुट्टियों में घर आया हुआ हूँ, और सर मुंबई तो मैं कभी गया ही नहीं। याद करके बता, तूने अपना सिम कभी बाहर निकाल के रखा था या किसी दूसरे के मोबाइल में डाला हो? इस बार जब राजकोट से वापस आ रहा था तो ट्रेन में मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो सर बाजू वाली सीट पे एक आदमी बैठा था, उसने मुझे उसका फ़ोन दिया यूज़ करने का। उस आदमी ने लड़के को जानबूझकर अपना फ़ोन दिया हो क्योंकि वो जानता था कि पुलिस डिवाइस को ट्रेस कर रही है। चालाक तो बहुत, हमारे तरीके हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। सर ये स्केच बनवाया था उस लड़के की मदद से। अब ये नहीं पता कि ये आदमी रत्ना और नीरू का पार्टनर है या रत्ना और नीरू ने इसे भी फ़ोन देकर चूना लगाया। फिर याद आया उस गार्ड के स्टेटमेंट के बारे में जिसमें उसने किसी आदमी का जिक्र किया था नीरू के साथ। सर एक आदमी आता था, वो दूर खड़ा रहता था और उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दी। हमने गार्ड को भी स्केच दिखाया, पूछताछ की, लेकिन उसे भी मालूम नहीं सर। फिर उसके बाद? फिर हमें दूसरा ब्रेक थ्रू मिला सर। नीरू का जो फ़ोन था वो एक्टिव हुआ, लोकेशन भेंडी बाजार। सर वहाँ पता चला कि रूही नाम की एक औरत ने ये फ़ोन एक दुकानदार को बेचा था। हमें लगा कि रत्ना और नीरू ने ही अपना नाम बदल करके ये काम किया। हमने फील्डिंग लगाई और इस रूही को अरेस्ट किया, लेकिन सर वो कोई और निकली। उसने बताया कि ये फ़ोन उसके पति अखिल का था। फिर हमने अखिल को पकड़ा और फाइनली अखिल के थ्रू ही पता चला कि फ़ोन रत्ना का था। दोनों का चक्कर चल रहा था और अखिल के थ्रू ही हमने रत्ना को ट्रैक किया। पर जब वो मिली तो कहानी कुछ और ही सामने आई। मेरे को तो पता भी नहीं था ये खूनी के बारे में। मेरे को तो बताया था कि मालकिन को नींद की गोली देकर सुला देंगे, फिर घर का सारा माल चोरी कर कर भाग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस ट्रेन वाले आदमी की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही उस आदमी की जो नीरू से मिलने आता था। कर्माकर, ये नीरू तो बहुत शातिर निकली। यस सर, आई एम श्योर यही इस पूरे मर्डर की मास्टरमाइंड है और बाकी सब इसमें छोटे मोटे मोहरे हैं। इन सबको यूज करती है लेकिन सामने नहीं आती। बहरहाल वो रहस्यमयी शख्स कौन था जिसे राजकोट जाती ट्रेन में देखा गया था? उसके पास नीरू का फोन कैसे आया? क्या वो इस अपराध में नीरू का सहभागी था? मुंबई पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाली मास्टरमाइंड नीरू ही थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि यह मामला जुड़ा था दिल्ली और चंडीगढ़ में हुए हत्याकांड से। और वहीं दूसरी तरफ कानपुर में वर्षा की खोज और तेज हो चुकी थी। हेलो, आपने हमें फोन करके बताया था कि आप कुछ बताने वाली हैं वर्षा के केस के बारे में। जी सोनल, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है वो पुलिस अंकल को बता दो,
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो वर्षा एक बूढ़े अंकल के साथ वो अक्सर स्कूल के बाहर आया करते थे वर्षा से मिलने। वर्षा से पूछा था तो उसने कहा कि उसके चाचा हैं। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? उसके बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब कैसा दिखता था? सर, एक खबरी से टिप मिली कि एक औरत ओल्ड पनवेल के मिर्ची गली के एक ज्वेलर के चक्कर काट रही है। काफी भारी नेकलेस है सर। सर, मैंने ज्वेलर से कंफर्म किया तो पता चला कि नेकलेस वैसा ही है जैसे भंडारे के यहाँ से चोरी हुआ था। ये औरत नीरू हो सकती है। कर्मा, टीम रेडी रखो, इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। सच बोल, कहाँ है नीरू? साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी नीरू को नहीं जानती। आप क्या बोल रहे हैं? अब ये कहेगी कि ये हार कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम। क्या लगता है तेरे को, हम सब बेवकूफ हैं? साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे आदमी ने ये हार मुझे दिया था शादी के टाइम पर। ये तुम्हारा पति? सर, हाँ, पर क्या? ऐसा नहीं लगता, अलग लगता है। ये तुझे कहाँ मिला? क्या काम करता है? कहाँ रहता है? एक एक डिटेल चाहिए मुझे, सारी की सारी, और वो भी अभी। साहब, रमेश को मैं पहली बार में मिली थी जहाँ मैं डांस करती थी। हम दोनों के बीच कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला और हम दोनों ने शादी कर ली और मैंने नौकरी छोड़ दी। साहब, बहुत अच्छा चल रहा था। वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अचानक प्यार कम होने लग गया। अरे मेरी जान, तू वेट तो कर, मैं आऊँगा तुझे लेने, और उसके बाद तू और मैं आऊँगा। बस थोड़े दिन में आ जाऊँगा सर। वो किसी लड़की के लिए मुझे छोड़कर चला गया साहब। बहुत इंतज़ार किया साहब मैंने उसका, पर वो नहीं आया। सब साले पैसे के लालची है। माँ बाप ने भी मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यहाँ आई तो बार वाले ने मुझे नौकरी पे भी नहीं रखा। साहब, मैं क्या करती? मैं ये हार नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। अगर ये वाकई में तुम्हारा पति है तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़े मर्डर में इन्वॉल्व है, और इसके कारण तुम भी इस चक्कर में फंस चुकी हो। और अब इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अच्छे से पूरी तरह हमारी मदद करने का। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है, कोई नंबर, कोई पता, कुछ भी, सब बताओ। साहब, एक नंबर है मेरे पास। इनसे नंबर लेकर उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, और इनकी मदद से रमेश का स्केच भी बनवाओ। धर्माकर आदमी तो वही लग रहा है, लेकिन हुलिया एकदम अलग है। साहब, क्या सच में रमेश ने किसी का खून किया है? लगता तो यही है। खैर, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अभी तुम जा सकती हो, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो चौकी पे आना पड़ेगा। जी साहब। इस औरत पर 24 घंटे नजर रखो, कहाँ कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इसके एक एक मूवमेंट का हिसाब चाहिए मुझे। शायद इसकी मदद से ही हम रमेश तक पहुँच सकते हैं। सर, यानी राजकोट वाली ट्रेन में जो आदमी मिला था शायद वही रमेश हो, और ये भी हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड ने जिस आदमी का जिक्र किया था जो नीरू से मिलता था, शायद ही वही आदमी हो सकता है। उसके पास नीरू का फोन तो था ही, शायद वही बिल्डिंग के नीचे वेट किया करता हो। रेखा ने बताया था कि रमेश उससे डांस बार में मिला, तो इसका मतलब ये है कि रमेश ऐसी जगहों पर अक्सर चक्कर काटता हो। जितने भी लोकल डांस बार्स और क्लब्स वगैरह हैं, सब में पूछताछ करो, पता करो, शायद कुछ लीड मिल जाए। और सर, रेखा ने जो नंबर दिया था उसका फ़ोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। जैसे ही आती है आपको अपडेट करता हूँ। गुड। ये देख, वर्षा की अलमारी से क्या मिले? ये चीथड़े। तू जानती इन कपड़ों के बारे में? बिल्कुल गई गुजरी थी तेरी बेटी, वो भी एकदम बाजारू। हम यहाँ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। कुछ शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? अरे, गाली देनी तो मुझे दे दीजिए, मैंने उसे ला कर दिए थे। कैसा लगा? अच्छा है, पर पापा और भाई नहीं पहनने देंगे। भैया और पापा को हर बात बताने की क्या जरूरत है? बाहर किसी मॉल में जाके चेंज कर लेना। मैंने सही कहा था, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है।
रेखा से जो रमेश का नंबर मिला है उसके फ़ोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। ये तो किसी चंदर के नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर, नाम भी नकली और जो एड्रेस दिया है वो भी गलत। एक बात और सर, हमने इसे कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो एक ही नंबर पे कई कॉल्स हैं और मैसेजेस भी। किसका नंबर है? सर कानपुर के किसी भरत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि वो इसी गैंग का कोई मेंबर हो, या फिर कोई विक्टिम, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे हमें मिसलीड करने के लिए प्लान किया गया हो। यस सर। टेलीफोन कंपनी से कांटेक्ट करो, इस भरत सिंह का रजिस्टर्ड एड्रेस निकलवाओ, वहाँ जाकर आस पड़ोस में पूछताछ करो, पता करो किससे मिलता था, उसका क्या लेना देना इन सबसे, और सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी लेकर। सर वर्षा का कुछ पता चला? हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। देखिए, हमें एक बात का पता चला, जो नंबर वर्षा यूज़ करती है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको याद होगा कि जब हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था तब हमने आपको बताया था कि वर्षा किसी चंद्र नाम के आदमी से रेगुलर टच में थी। तब तो उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अभी हमें पता चला है कि मुंबई पुलिस उस आदमी को एक मर्डर के केस में ढूंढ रही है। मर्डर? लेकिन वर्षा उस आदमी के साथ? देखिए, मामला बहुत सीरियस है, इसलिए हम आपके घर सीधे आ गए। ये मुंबई पुलिस से PSI पंकज है। अच्छा, आप लोग इसे जानते हैं या कभी इसे देखा हो? लोग इसे रमेश भी कहते हैं। एक और स्केच इसी आदमी का है, शायद इसे पहचानते हो। नहीं सर, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने देखा है क्या? नहीं, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सर, वर्षा इस आदमी के साथ? पर सर, वो बूढ़ा आदमी जिसके बारे में सोनल ने बताया था, वो कौन है? देखिए, उस आदमी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला। अब जबकि ये मामला खुल ही गया है तो हम वर्षा को ढूंढने के लिए मुंबई में भी एक सर्च टीम डिप्लॉय कर देंगे। सर, आपका शक सही निकला, एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। सर ये देखिए, मीनल, लक्ष्मी और ये औरत। सर, मीनल और लक्ष्मी के स्केच आपस में मैच करते हैं। अभी अभी कंफर्मेशन आया है, एक ही औरत अलग अलग गेटअप में। सर, दोनों का स्केच मिला के एक स्केच बना है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग ऐसी दिखती होगी। मतलब एक ही औरत इतने वक्त से पुलिस को चकमा दे रही थी। अंकुर, चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म करो, इस बार ये हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर। अब तक हमेशा पुलिस से एक कदम आगे ये अपराधी इतना शातिर था कि 4 शहरों की पुलिस भी इसे मिलकर ढूंढ नहीं पा रही थी। महीनों की तहकीकात के बाद आखिरकार चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस को एक अहम बढ़त मिली। मीनल और लक्ष्मी एक ही औरत के 2 अलग अलग रूप थे, लेकिन वो आदमी कौन था जिसे गुरिंदर के साथ देखा गया था? वहीं मुंबई पुलिस भी खोज रही थी एक और रहस्यमय शख्स को। इस बार जब राजकोट से वापस आ रहा था तो सर, बाजू वाली सीट पे एक आदमी बैठा था, उसने मुझे उसका फोन दिया यूज करने को। और वहां कानपुर में वर्षा की खोज कर रही पुलिस के सामने भी एक रहस्यमय आदमी की गुत्थी उभर कर आई थी। नीरू, मीनल उर्फ लक्ष्मी गुरिंदर के साथ, और ट्रेन में देखा गया वो आदमी, क्या यही गिरोह वर्षा के मामले से भी जुड़ा हुआ था? रमेश की तस्वीर देश के हर हिस्से में भिजवा दी गई थी और तभी रमेश की तस्वीर को देखकर चंडीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया कि उन्हें भी उसी शख्स की तलाश थी। जहां इस आदमी का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलता जा रहा था, वहीं नीरू खुद अब भी पूरी तरह से गायब थी और इस बीच वर्षा अब भी उस बूढ़े आदमी की गिरफ्त में थी। और वो आदमी अब वर्षा को कहां लेकर जा रहा है? ये तो क्लियर नहीं है कि क्या ये वही आदमी है जो नीरू के साथ देखा गया है, लेकिन एक बात पक्की है कि इसका नीरू के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। मतलब इसने पहले रेखा के साथ शादी की और फिर उसके साथ यूपी गए। मतलब जब रमेश रेखा के साथ शादी करके रह रहा था तभी उसने वर्षा से बात करनी शुरू कर दी। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर वो वहां से कहीं और चला गया। उसके बाद उसे चंडीगढ़ में देखा गया गुरिंदर के साथ। चंडीगढ़ में 20 और दिल्ली शालिनी केस में 30 और यहां मुंबई में नीलिमा भंडारी केस में 10। सर, आप ही की थोड़ी सी कातिल कोई ना कोई तो स्कोर रख रहा है, 10, 20 और 30। पॉसिबल है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी भी सेम है और इस्तेमाल किया हुआ जहर भी। सभी जगहों पर गहनों और पैसों की चोरी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये गैंग इतनी दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़े अजीब बात है, मुंबई और चंडीगढ़ में ये शख्स देखा गया, लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली में सिर्फ मीनल और लक्ष्मी को देखा गया। या नीरू,
क्योंकि नीरू के स्केच को हमने मीनल और लक्ष्मी के स्केच से एनालाइज करवाया। ये नीरू, लक्ष्मी और मीनल तीनों एक ही औरत है सर। ये बात तो क्लियर है कि ये नीरू ही मास्टरमाइंड है, लेकिन रमेश इस सब में किस हद तक शामिल है ये क्लियर नहीं है। सर वो बूढ़ा आदमी जिसे वर्षा के साथ कानपुर में देखा गया था, हो सकता है वो वर्षा से मिलने आता हो या उसकी केयर करता हो। वैसे भी उसके खिलाफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं सर। राइट, और उसको वर्षा के साथ में भी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन इतने सारे कनेक्टेड केसेस को देखकर, वायलेंस को देखकर लगता है कि वर्षा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मेरे ख्याल से हमें अपने अपने शहरों के आसपास सर्च टीम्स डिप्लॉय करनी चाहिए और लार्ज स्केल पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 3 जाने जा चुके हैं, अब एक और भी। अरे भाई साहब, हाँ क्या इस लड़की को देखा आपने? साहब क्या हुआ इसको? आप जानते हैं इसे? नहीं साहब, मतलब ये मैंने इसको देखा था और मैंने इसे रेलवे स्टेशन में छोड़ा था साहब। पक्का यही थी? हाँ साहब, पक्का यही थी। अभी मुझे बराबर याद आ रहा है, पूरे रास्ते घबराई हुई थी साहब ये। सर एक लीड मिली है। जिस दिन वर्षा गायब हुई थी उस दिन वो अपने घर से कानपुर रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। अब पता लग जाएगा कि वो कानपुर से कहाँ के लिए निकली थी और उसके साथ में कोई और था या नहीं। आप किसी और नीरू को ढूंढ रहे हो? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुंबई में रह के नौकरी कर रही है, हमारा घर चला रही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी सर। मेरी बेटी खुद नहीं कर सकती। देखिए आप रोइए मत, अगर आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे मिलने तो आती होगी वो यहाँ पर, बातचीत होती होगी फ़ोन वोन? कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में फोन कर लेती। बहुत काम में बिजी रहती है ना सर। अच्छा, आखिरी बार कब मिलने आई थी आपसे? यही कोई थोड़े दिन पहले उसने फोन किया था। काम की वजह से बेचारी आ नहीं पा रही, पर मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। हेलो हेलो माँ, कितना टाइम लगा रही है फ़ोन उठाने में? नीरू, हाँ वो मैं। माँ, हेलो माँ तू है? हेलो माँ, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर वो हेलो। उसे पता चल गया, कुछ मिला? इस वर्षा ने कानपुर से बड़ौदा के लिए ट्रेन पकड़ी थी। हमने बड़ौदा रेलवे अथॉरिटी से वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। ये देखिए, ये यहाँ से सेम ट्रेन पर बड़ौदा रुकती है और इसके साथ। और वो बुड्ढा बड़ौदा पुलिस से कांटेक्ट किया? यस सर, हम पहले से उनके कांटेक्ट में हैं। रमेश को लेकर जो हमने मैन हंट का नोटिस जारी किया था, उस चक्कर में आज हमारी उनसे दोबारा बातचीत हुई थी। उन लोगों ने बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास वर्षा और उस बूढ़े आदमी का फोटो सर्कुलेट करा दिया है। जैसे कुछ पता चलेगा हम उनको अपडेट कर देंगे। बस ये वर्षा सेफ होनी चाहिए। हेलो मम्मी, वर्षा कहाँ है तू बेटा? कहाँ है तू? हेलो हेलो इंस्पेक्टर प्रसाद, मैं मुंबई से सब इंस्पेक्टर करमरकर बात कर रहा हूँ। नीलिमा भंडारी मर्डर केस के प्राइम एक्यूज्ड और रमेश उर्फ चंदर अहमदाबाद में देखे गए, ये टिप मिली हमें। और नीरू का फ़ोन अहमदाबाद में ही ट्रेस हुआ है। हो सकता है वर्षा और वो आदमी भी हमें अहमदाबाद में मिले। अजीब कोइंसिडेंस है। हमें भी अभी अभी खबर मिली है कि वर्षा ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया था। मुश्किल से 1 मिनट बात की हुई। अहमदाबाद का एक एड्रेस दिया है उसने, किसी लॉज का। हमने अहमदाबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है कि वर्षा के साथ में वो बूढ़ा आदमी भी है। सर वर्षा ने ये एड्रेस बताया घर पे, कानपुर पुलिस ने भेजा है हमें। सर टीम रेडी है अगर आप लीड करना चाहें तो। कर्माकर, तुम इनके साथ जाके खबरी से बात करो और नीरू की लोकेशन पता करो। तब तक मैं वर्षा के बताए इस एड्रेस पर पहुंचता हूँ। ओके,
मुंबई से शुरू हुआ ये केस दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर होते हुए अब अहमदाबाद तक पहुंच गया था। अब देखना यह था कि पुलिस इस गुनहगार को पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं, या फिर एक बार फिर वो कातिल 4-0 के स्कोर से आगे निकल जाएगा। ये और ये। हाँ, ये इधर ही थे, ये लड़की और ये उसका बाप। पर कुछ ही देर पहले ये आदमी पूरा बिल पे करके चला गया, अकेला ही था। अकेले ही था मतलब? ये लड़की उसके साथ नहीं थी? जी नहीं, मुझे लगा सर ये पहले ही चली गई, क्योंकि रूम तो खाली था। हाँ कर्माकर बोला। सर नीरू का खून हो गया। कर्माकर, वर्षा उस बूढ़े आदमी के साथ ही थी, लेकिन अभी रूम खाली है। उस आदमी को अकेले बाहर जाते हुए देखा गया। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अहमदाबाद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करो। ट्रेन, रोड, बस, हर रूट को स्क्रूटनाइज करो। और हाँ, रमेश और वर्षा की फोटो को सर्कुलेट कराओ, ताकि अगर कोई देखे तो शिनाख्त कर सके। मुझे लगता है कि रमेश भी इस सब में शामिल है। एंड नीरू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर क्या लगा था तुझे? हुलिया बदलेगा, भेद बदलेगा और बच जाएगा? जब तक वर्षा मिल नहीं जाती ना, कुछ भी फिनिश नहीं होगा। बोल, कहाँ है वर्षा? मैं खुद भी तो ढूंढ रहा हूँ। सीधे सीधे सच बोल दे, वरना जानता नहीं तुम्हें। आपको जो करना है आप कर लो। असली नाम क्या है तेरा? हाँ बोल। क्यों, पेपर में फोटो छापने गए? ठीक ठीक बोल। ओके, गोविंद परमार। तो गोविंद परमार, ओरिजिनल और रियल नाम यही है। वर्षा की खोज जारी रखिए। अगर भागी भी है तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कर्माकर, इनके साथ जाओ। सर चल शुरू हो जाओ। गांव से मुंबई आया तो पता चला कि लाइफ क्या होती है। बस ज़रूरत थी तो पैसों की, जो कि मेरे पास नहीं थे। फिर नीरू मुझे यही मुंबई में मिली और उसकी भी सेम बीमारी थी, ऐश करने की। और प्रॉब्लम से दोनों के पास पैसे नहीं थे। नीरू पहले से नीलिमा के यहाँ काम करती थी। नीरू ने मुझे नीलिमा के बारे में बताया कि वो कितनी बड़ी लापरवाह है और साथ ही कितनी बड़ी अमीर है, ये भी बताया। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर प्लान बना दिया। देख, उसको बोलते हैं जहर। उसको ऐसा खोल के थोड़ा सा पानी में मिला दिया, आदमी खत्म। फिर हमने रत्ना को भी साथ में मिला लिया, वो भी उधर ही काम करती थी। अब इल्ज़ाम थोपने के लिए कोई तो बकरा चाहिए था ना, फाइनली मिल गया। अरे कब तक जिएगी ऐसे? हाँ, पैसे हैं सामने, छीन लेते हैं और फिर अपना अपना रास्ता पकड़कर निकल जाएंगे यहाँ से। तो अपने गांव जा, ऐश कर वहाँ पे। पुलिस तो तेरे पीछे आएगी वहाँ पे। हाँ, रत्ना को तो मालूम भी नहीं था मेरे बारे में। नीरू ने नीलिमा को जहर दिया और दोनों ने मिलकर सारा सामान लूट लिया। तब तक मेरा दिल रेखा पे आ गया। और फिर उसको भी मैंने शादी का सपना दिखाया और यूपी लेके भाग गया। और नीरू? अरे मिली तो मिली, नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मैं सच में प्यार करता था उससे। इसी दौरान फ्रेंड्स बुक की मैंने वर्षा को देखा। दिमाग एकदम घूम गया सर। फिर मैसेज करना शुरू किया उसको। पटाने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि डरी हुई थी। अरे मेरी जान तू वेट तो कर, मैं आऊँगा तुझे लेने। आऊँगा बस थोड़े दिन में आ जाऊँगा।
और कसम से पैसे भी खत्म होने लगे थे। तो फाइनली वक्त आ गया था फिर से चूना लगाने का। फिर नीरू ने फ़ोन करके बताया कि चंडीगढ़ में कोई बकरा मिल गया उसे। तो अभी आ जाऊँ? आजा आजा, मालदार पार्टी है, बुड्ढी है, एकदम अकेली। नया नामकरण क्या किया आपने? लक्ष्मी, नर्स। चल पहुँचता हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है 2 बुड्ढियों को संभालना पड़ेगा। यहाँ मैं इलेक्ट्रिशियन बन के बुढ़िया से चक्कर चला रहा था, वहाँ हीरो लक्ष्मी बन के आंटी की सेवा कर रही थी। फिर से वही जहर, फिर से वही कहानी। आने लगा थोड़ा चुटकियों में आदमी खत्म, फिर सारा माल अंदर। और अब पुलिस से भी हर बार बच जाते थे हम लोग। दिल्ली का मजा लेने चला जाऊंगा, फिर वहां पे शालिनी मिली मुझे। सुंदर थी, अकेली थी बेचारी। हस्बैंड उसका शायद पढ़ती नहीं थी, क्या था पता नहीं, टाइम नहीं देता था उसको, इसलिए मैं पहुंच गया। नीरू भी इस काम में साथ थी ना, इसलिए शालिनी के साथ कुछ करने नहीं देती थी। मेरी बहन बन के घुस गई थी हमारी लव स्टोरी में। शालिनी को मैंने बोला, वो तैयार होके गहने पैसे लेके लॉज में आके मिले। मैंने सोचा मारने से पहले थोड़ा आदत खराब थी ना तो मजा लेने की, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन वो मीनल ने, नीरू ने पहले ही उसे ऊपर भेज दिया। बताए भाभी, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। भैया तो अभी आते ही होंगे, तब तक आप चाय पीजिए ना। ये लीजिए। नीरू प्यार करने लगी थी मुझसे, और मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना था। तब तक तो वर्षा भी लाइन पे आ गई थी, इसलिए मैंने नीरू को चकमा दिया और वर्षा को लेके फिर से यूपी भाग गया। क्या ये सब? नहीं पहचान पाई ना, इसलिए तो सब किया है मैंने, ताकि तुम्हारे पापा तुम्हारा भाई मुझे ना पहचान पाए। अब पता चला कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। जिस दिन वर्षा साथ भागने के लिए तैयार हुई, उस दिन निकल गया मैंने सोचा था वर्षा के साथ थोड़ा सा मजा करूंगा, ऐश करूंगा, उसके बाद फिर औती मांग लूंगा। लेकिन पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया मुझे उससे। मेरे दिल में वर्षा के लिए प्यार बढ़ रहा था और वर्षा के दिल में मेरे लिए प्यार कम हो रहा था। डरने लगी थी मुझसे। गड़बड़ हुआ अब जब नीरू वहां पहुंच गई। उसे अहमदाबाद के मेरे सारे ठिकाने पता थे, उसके साथ भी कई बार वहां गया था, तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। गोली मत दे मुझे, समझा? गोली मत दे। हाँ, मुझसे प्यार करता है? तू वो लड़की कौन है जिसे लॉज में रखा है? हाँ, कौन है? ये ना समझा है मुझे। हाँ, देख, आखिरी बार बता रही हूँ तुझे, मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तूने, तो मैं सबको तेरी सच्चाई बता दूंगी, या फिर उसे भी मार दूंगी और तुझे भी मार दूंगी, समझा? तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। अरे बस ठंडी हो जा। कल उसके बाप को फोन करके वो फिरौती का रकम लेके छोड़ दूंगा बस। उसके बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, और इस बार ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पहले कभी नहीं गए, ठीक है? अभी हो गया, या भी और मारना है? और ये बार ले थोड़ा सा
वर्षा कहाँ है? लेकिन जब मैं लॉज पहुंचा तो वर्षा वहां पे नहीं थी। पता नहीं कहीं भाग गई थी शायद। अब प्लीज मेरे से मत पूछना कि वर्षा कहाँ है, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने सारी स्टोरी आप लोगों को बता दिया। जितने लोगों को मारा सबका नाम तक गिना दिया आपको। तो अगर मैंने वर्षा को भी मारा होता तो आपको बताता। प्लीज मत पूछना कि वर्षा कहाँ है। एक बात याद रखना गोविंद, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो जाए ना कभी पुलिस के हाथ पे चढ़ ही जाता है, समझा? जो भी इंफॉर्मेशन मिले कॉल करो मुझे, कॉल रिकॉर्ड देखकर। आई टॉक टू लेटर, बाय। सर वर्षा के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोशिश जारी है सर। ठीक है सर, जारी रखो। और ये गोविंद का कन्फेशन ठीक है, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। तो जब तक वर्षा मिल नहीं जाती इसे अंदर ही रखो। सर हो सकता है ये वर्षा वाकई भाग निकली हो, फिर उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? इस तरह लॉज से बिना नोटिस हुए कैसे निकली होगी? हो सकता है कि उसने लॉज के बाकी सारे कमरे भी चेक करवा। क्विक। हेलो वर्षा, दिन पहले लड़का सफाई के लिए गया तो पता नहीं कब से ये डैम इट, 15 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, मार दिया इसे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो रूम में भी फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गोविंद और वर्षा के बीच संबंध थे, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती के मार्क नहीं मिले बॉडी पर। सर इसका मतलब जो हुआ सहमति से हुआ। वैसे भी कंफर्म नहीं कह सकते कि गोविंद ने ही वर्षा को मारा है। गोविंद नहीं तो कौन? क्योंकि सर गोविंद ने ही वर्षा को झांसा देकर घर से भगाया, अपने साथ रखा, टॉर्चर किया और संबंध बनाए। अग्रीड, लेकिन वर्षा की मौत गोविंद के मोडस ऑपरेंडी से बिल्कुल मैच नहीं करती। पहली बात, दीवार पर कोई स्कोर नहीं था। दूसरी बात, वर्षा की मौत जहर देने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई। ऐसा क्यों हुआ? जिस रूम में वर्षा की लाश मिली थी वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? चेहरे पे धुएं से ढकने के लिए कपड़ा बांधते हैं ना। कमीशन मास्क। जी हाँ जस्ट आईडी पेपर दिखा। सर, छोटा लॉज है तो मैंने सोचा एक दिन के लिए रूम चाहिए, तो ये पेपर की मगजमारी क्यों, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। क्यों? अपराधी लॉज का साइज देख के अपराध करता है? रूल के मुताबिक तुझे पेपर लेने चाहिए थे, क्यों नहीं लिए? सॉरी सर, अगली बार से मैं याद रखूंगा, माफ कर दीजिएगा सर। रुक, इतना घबरा है क्यों? क्या छुपा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ उन दोनों को देख रहा था साहब। किन दोनों को? वो तो अधेड़ उम्र के आदमी ने सब किया जो उस लड़की के बाजू वाले रूम में था। जैसे ही लड़की का बाप निकल गया तो वो अधेड़ उम्र का आदमी उसे अपने रूम में लेके गया। मुझे लगा थोड़ी देर मज़ेदार कुछ देख लूँगा, तो मैं भी उसके पास गया, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पहचान सकता उसको? हाँ साहब, पहचान लो। स्केच बनाने में मदद करेगा? जी साहब। मुझे लगता है इसके आगे आपको टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि गोविंद को लेके हम मुंबई जा रहे हैं। सर, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? आप कैसा वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि तूने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, उस बेटी को जिसको इतने वक्त से तू पागलों की तरह ढूंढ रहा है। सर, आप सवाल पूछ रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे एक शरीफ आदमी पे, और वो भी बिना किसी सबूत के? सबूत चाहिए तुझे? चल तुझे सबूत दिखाता हूं। ये देख, ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। वर्षा ने तुझे कॉल 6 तारीख को किया था और तूने पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन 7 तारीख को दी, पूरे एक दिन बाद। और इसमें तेरा ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी है। ये अचानक तुझे अहमदाबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी पुलिस को बिना इंफॉर्मेशन दी? लॉज में काम करने वाले लड़के तक ने तुझे देखा है वर्षा को रूम में ले जाते हुए। फ्लाइट्स के रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगी, और लॉज के कमरे में पड़े तेरे वो फिंगरप्रिंट्स। और बोल, कितना सबूत चाहिए तुझे? वर्षा को तूने मारा ये हम साबित कर चुके हैं, लेकिन वर्षा को क्यों मारा ये तू हमें बताएगा। बोल। क्या करता? तंग आ गया तू उसकी इस हरकतों से। अरे मुझे तो शर्म आती है ये सोच के भी कि उस आदमी के साथ वो इस तरीके से। उस दिन जब उसका मुझे फोन आया, मुझे बहुत गुस्सा आया। खुद भागी और फोन करके हमें से मदद मांग रही। मेरे लिए तो पहले ही मर चुकी थी। जिस दिन वो भागी थी तो बहाना बना करके अहमदाबाद गया, उसी लॉज में उसी के बाजू वाला रूम लिया, सही मौके का इंतजार किया।
जब उसका यार वर्षा को अकेले कमरे में छोड़कर गया तभी मैं गया। पापा पापा वो गोविंद गोविंद चला गया है। तेरे पापा आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। चला जा। ऐसा नहीं था सर कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करता था, बहुत चाहता था उसको मैं। छोटी थी जब मैं उसे अपने हाथों से चलाता था, लेकिन मैं क्या करता सर, जो करना था वो तो करना ही था। इज्जत का सवाल था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था? अपनी बेटी के पास पहुंचने के बावजूद भी तूने उसे बचाया नहीं, मार डाला। तेरे जैसे बाप के होने से तो अच्छा था कि वो अनाथ होती। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां अपनी आजादी को भूलकर घुट घुट के मर रही हैं। तूने अपनी बेटी वर्षा की नहीं, अपनी बीवी की भी जिंदगी बर्बाद की और अपनी जिंदगी भी। गोविंद तो जेल जाएगा, लेकिन तू भी जाएगा, लंबा। सोचा है फिर क्या होगा तेरी इज्जत का? किसी पर हद से ज्यादा किया गया भरोसा आखिरकार गले का फंदा बन जाता है। अफसोस कि वर्षा का अपने ही पिता पर किया गया भरोसा उसे महंगा पड़ा। काश कि भरत ने लोगों की कई सुनी बातों से ज्यादा अपनी बेटी की जान की परवाह की होती। बदकिस्मती से हमारा यही समाज पहले इंसान को गुनाह की खाई में धकेलता है और फिर खुलेआम उस गुनहगार की आलोचना करता है। और फिर आते हैं नीरू और रत्ना जैसे लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही उसमें गिर जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने यह साबित किया कि इन सारी वारदातों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही था। गुनाह और कानून के इस खेल में गुनहगार चाहे कितना भी तेज क्यों ना भाग ले, अंत में कानून उस तक पहुंच ही जाता है। याद रखें, भरोसा करते वक्त अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधकर चलने वाला इंसान खुद ही अपने पतन का रास्ता तय कर लेता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें